नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज के मनोमंथन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और फिर मनोमंथन होगा लोकसभा चुनाव का। मैं जानती हूं मेरी तरह आप भी बेकरार है ये जानने के लिए कि आखिरकार देश में सरकार बना कौन रहा है। जब चुनाव शुरू हुआ था तब ये सवाल बेतुका लग रहा था, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने पहले ही दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे 5 चरण खत्म हुए हैं, छठा चरण कल होने जा रहा है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वैसे लोकसभा का ये जो चुनाव है काफी लंबा चौड़ा रहा है। 7 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। ये सभी के लिए एक थका देने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों के लिए तो है ही, नेताओं के लिए भी है, चुनाव आयोग के लिए भी है, पुलिस और प्रशासन के लिए भी है, मतदाताओं के लिए भी है और मेरे जैसे पत्रकारों के लिए भी है, क्योंकि 19 अप्रैल से शुरू हुआ है और खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे अब चुनाव आखिरी चरण पर है, लेकिन इसका जो उत्साह है वो कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है वैसे वैसे जो एनालिसिस, जो भविष्यवाणियां सामने आ रही है, उससे आप और हम सब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं और इसी कंफ्यूजन को रोज रोज हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास खबर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने ये याचिका लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वैकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने यह भी कहा कि अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद में रेगुलर बेंच मामले को देखेगी, मतलब बाद में इसमें फिर सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को कल 25 मई को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी तीसरे फेज में चुनाव हुआ था, लेकिन स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा यानी 40, बसपा 4, बीजेडी 4, समाजवादी पार्टी 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1 और आजसू ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना खाता उस वक्त नहीं खोला था। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ जैसे कई बड़े नाम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार है। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 यानी 429 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है और कल के चरण के बाद 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आखिरी और 7वें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बात होती रही कि विकल्प नहीं है देश के पास, विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष को मुद्दे तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने खूब दे दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी पूरा दमखम लगाकर 2024 का चुनाव लड़ा है। अगर 4 जून के परिणाम में विपक्ष को अच्छी सफलता नहीं मिलती है तो जो लोग ये कहेंगे कि कोई विपक्ष नहीं है, उनके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक उम्दा नमूना साबित हो सकती है। शायद उन्हें यह भी पता है कि सत्ता में वापसी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं है। इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है, जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए।
बिहार की कुछ तस्वीरें और तेजस्वी यादव की मेहनत भी आपको दिखाना चाहती हूं, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव पर लगे भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव को 3 महीने बेड रेस्ट करने को कहा गया है, लेकिन तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर भी सबसे ज्यादा यानी 205 राजनीतिक रैलियां और जनसभा करने वाले तेजस्वी यादव पहले नंबर के नेता बन गए हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ के बाद विपक्ष मजबूत नहीं होने या विकल्प नहीं होने की बात कहीं ना कहीं अपने आप खारिज हो जाती है। मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। चुपचाप मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज हम लोग देंगे। गैस की कीमत 500 रुपए कर देंगे सिलेंडर गैस की। और हर परिवार की गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया हम गरीब परिवार की बहनों को देंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। कमर में चोट है, लेकिन फिर भी 180 से भी ज्यादा रैली हमने किया है। और डॉक्टर साहब को बोले हमको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, जब तक तेजस्वी मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देता शांत नहीं बैठेगा। वहीं राहुल गांधी ने एक महिला की परेशानी सुनकर बड़े कॉन्फिडेंस से कह डाला कि 4 जून के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो नमस्ते सर जी। सर जी महंगाई बहुत हो रही है, इसी महंगाई से कारण बहुत परेशान है हम सब। हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। मेरे पति दारू ज़्यादा पीते हैं। हम 2-4 गाय हमारे, हम गाय का दूध बेचते हैं, उससे गुजारा करते हैं। लोग आते हैं कमेटी वाले गाय उठा उठा के ले जाते हैं हमारी। हम गाय खरीद के लाते हैं, हम गुजारा कैसे करें। मेरे पति दारू ज़्यादा पीते हैं। सिलेंडर भी बहुत महंगा कर रखा है, आटा चीनी सब तेल सब महंगा कर रखा है। हम इसमें बहुत परेशान हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा तो फायदा होगा आपको? सर आप डालोगे, जिंदगी बदल जाएगी ना। जिंदगी बदल जाएगी। तो यही हम करना चाहते हैं। देखिए जो रेडी पटरी वाले हैं, हम आपके लिए कानून लाए थे 2013 में, आपके लिए कानून लाए थे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वेंडर एक्ट, और इसको बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से वो एक्ट लाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। एक और जहां राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून के बाद देश पे कोई जादुई छड़ी से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, वहीं अमित शाह भी कोई पीछे नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल राहुल गांधी से दागा है कि अगर 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 राहुल गांधी जीतते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, मगर राहुल बाबा आपको बहुमत मिल जाता है तो आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? अंबेडकर नगर वालों आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? जब इनको पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री कौन है, ये जवाब नहीं देते। इनके एक नेता ने सच बता दिया। क्या बताया? हम 5 साल बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलिए अंबेडकर नगर वालों, 130 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मुझे बताना, ये बारी बारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे सकता है? कौन दे सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है?
आदित्ययान को अवकाश में कौन भेज सकता है? करोड़ों गरीबों के घर में गैस कौन दे सकता है? 80 करोड़ लोगों को अनाज कौन दे सकता है? 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा कौन दे सकता है? 14 करोड़ घर में नल से जल कौन बना सकता है? 12 करोड़ शौचालय कौन दे सकता है? अगर सब मोदी कर सकता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल से मेरा नाता बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपने आप को वहां से रिलेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई सालों में काफी साल अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर काम किया है और ऐसे में हर एक जगह को अपनी जगह बताने लग जाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं गुजरात का बेटा हूं, कभी कहते हैं कि हिमाचल मेरा राज्य है। तो इस तरीके की मिलीजुली भाषा हमेशा ही उनके भाषण में देखने मिलती है। मेरे लिए न नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने कहा कि उनके माता पिता को परेशान ना किया जाए। एक वीडियो जारी कर उन्होंने ये संदेश दिया है। दरअसल शराब नीति घोटाले मामले अरविंद केजरीवाल फिलहाल बेल पर चल रहे हैं। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और जब से वो बाहर आए हैं तब से भी पूछताछ चल ही रही है। उनके माता पिता से भी पूछताछ होनी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आपकी लड़ाई मुझसे है, बूढ़े माता पिता को मत परेशान करें। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए।
भगवान सब कुछ देख रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंडी गठबंधन पर फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही आपको बचा सकती है। ये जो कांग्रेसी भाई है ना, ये जो इंडी गठबंधन है, ये कांग्रेसी भाई कुछ नहीं है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लोगों को बैठाना और भ्रष्टाचार करना, यही इनका काम है। ये सारे इंडी गठबंधन, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछड़े हुए लोगों का, बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है, वो आरक्षण इंटैक्ट रहेगा और जो मुस्लिम भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के ओबीसी का आरक्षण ले रहे थे और इन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल अपने फैसले में उनको निरस्त कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक मोदी है, कोई भी आदिवासी के आरक्षण पर, हमारे दलित भाई के आरक्षण पर और हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। ये आरक्षण उनको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो ममता है, ये जो सोनिया गांधी है, ये जो खड़गे हैं, ये जो डीएमके के लोग हैं, ये सब लोग आपके आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। डाका डालने का, आपका आरक्षण लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। बोलो, होने देना है क्या? जोर से बोलो, होने देना है क्या? अगर नहीं होने देना है और मोदी जी को मजबूत रखना है और मजबूत सरकार चलानी है, तो आपके पास रास्ता एक है, कमल, कमल और कमल। तो देश भर में कुछ इसी तरीके का माहौल है। लगातार भाषण चल रहे हैं। छठे चरण का कल चुनाव होने जा रहा है और 7वें चरण के वोट 1 जून को पड़ेंगे और उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे। बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसे में लोगों की जो धड़कनें हैं वो भी काफी तेज होती जा रही है। वैसे लोकसभा चुनाव की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि 543 लोकसभा की सीटें हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 272 का। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 303 सीट जीती थी और गठबंधन वाली सरकार के साथ मिलकर 353 सीटों के साथ भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त सिर्फ 52 सीटें जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीट्स, अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीती थी। इस बार भी लग रहा था कि हवा का रुख कुछ ऐसा ही है और एक तरफा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन बहुमत के साथ तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। 5 चरण के चुनाव के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हो ही रहा है। 40 से 50 सीटों का नुकसान 5 चरणों में बता दिया गया है। अब छठे चरण का चुनाव जब होगा, कल जब वोट पड़ेंगे, उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे, जो आकलन लगाए जाएंगे, जो एनालिसिस किया जाएगा, जो विश्लेषण किया जाएगा, वो लेकर फिर एक बार आपके सामने आऊंगी और फिर एक बार चुनावी मनोमंथन करेंगे कि आखिरकार देश में सरकार बन किसकी रही है। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी को जरूर देखते रहें। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हर तरह की चुनावी गतिविधि यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंच रही है।
फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।